हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी गुरारू रेलवे स्टेशन पे, जो कि गया से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ उतरने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, बस मेरी ये ट्रेन लेट हो रही थी। इसको मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लिया था और गया से मेरी महाबोधि एक्सप्रेस थी, जो कि ठीक 2 बजे वहाँ से निकलती है। तो यहीं उतरना सही लगा मुझे, ताकि यहाँ से मैं अपनी महाबोधि एक्सप्रेस बोर्ड कर पाऊँ। वैसे उस बड़े स्टेशन की अलग बात होती, पर यहाँ भी बहुत सुकून है। बचपन के दिन याद आ गए जब मैं ऐसे ही किसी छोटे स्टेशन पे जब अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन का इंतज़ार किया करता था। कितनी बड़ी विडंबना है ना कि यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं और इसी धूप में उस पेड़ की छांव के नीचे हम बैठे हैं। और ये है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो कि लेट चल रही है। और इसमें भी आता तो यहाँ नहीं उतर पाता और गया पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता। चलिए, महाबोधि के आने का संकेत जो है वो हो चुका है। ट्रेन जो है वो गया से निकल चुकी है और मेरे ख्याल से बस 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाएगी। अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। इंतज़ार इस कड़ी धूप में ज़्यादा हो गया और सबसे ज़्यादा डर तो नेक्स्ट ट्रेन छूटने का है। बताइए, मैंने सोचा था कि ट्रेन छोड़ दूंगा तो आराम से यहाँ पे ट्रेन मिल जाएगी और वहाँ गया पहुँचूंगा तो सिर्फ 5 मिनट बचेंगे मेरे पास, और ऐसे में महाबोधि को पकड़ने में थोड़ी सी रश जो है वो हो जाएगी। लेकिन एक तो ट्रेन वहाँ पहुँची 150 पे, करीब 10 मिनट का टाइम वहाँ बचता, आराम से ट्रेन में पकड़ लेता। और उसके बाद से अभी करीब 2:30 बज चुके हैं और ट्रेन अभी तक नहीं आई है। ट्रेन मतलब वहाँ से निकली ही नहीं है, तो थोड़ा सा बुरा लगा, किस्मत थोड़ी सी ख़राब भी लग रही है। और एक और चीज़ है कि दिल्ली से अपनी कनेक्टिंग ट्रेन भी है, तो अगर ट्रेन लेट होती है तो वो ट्रेन छूट जाएगी। हालांकि इस ट्रेन को मैं पिछले 7 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँचती है। सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट का डिले जो है वो होता है, उतना चलता है। लेकिन अगर ट्रेन 2 घंटे लेट होती है तो फिर मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो तो फिर छूट जाएगी। एक्सप्रेस में आई टेक्निकल खराबी के कारण अभी गया से नहीं खुली है। तो ये सुना आपने अनाउंसमेंट की महाबोधि एक्सप्रेस में अभी टेक्निकल कुछ खराबी थी, इस कारण से ट्रेन अभी वहाँ से निकली ही नहीं है। अब भगवान जाने की कब ट्रेन वहाँ से निकलेगी। ऐसे में तो मैं वहीं पहुँच गया होता, गया पहुँच गया होता और वहाँ से ट्रेन लिया होता। तो फाइनली अनाउंसमेंट हुआ कि महाबोधि एक्सप्रेस खुल चुकी है गया से। इंजन में कुछ फॉल्ट था जिस कारण से ट्रेन इतनी लेट हो गई, तो उसको करीब 2 बजे वहाँ से खुलना था, पर ट्रेन वहाँ से करीब 3 बजे खुली है। और ये भी अप वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली तरफ जा रही है। वैसे इस ट्रेन से पहले हमारा डिपार्चर था, पर ये ट्रेन फ़िलहाल निकल रही है। दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस प्लेटफार्म संख्या 1 पर आ रही है। और फाइनली अपनी ट्रेन 1 घंटे की देरी के बाद प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। वैसे यहाँ बहुत देर तक ट्रेन का हॉल्ट होने नहीं वाला है, तो सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, जल्दी से कोच में बैठना होगा। तो चलो, ये रहा अपना कोच जिसमें आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। ये है B1 कोच और फाइनली आ चुकी है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस। ट्रेन के बारे में, इस रूट के बारे में आगे बताऊँगा मैं। फ़िलहाल तो बस खुश हूँ कि ट्रेन आ चुकी है और बस चलने का संकेत होने वाला है। बहुत गर्मी है। चलिए, फाइनली डिपार्चर हो गया अपना
गुरारू रेलवे स्टेशन से और चलो ये ट्रेन निकलेगी, उसके बाद से आसनसोल वाली मेमू जो है वो आएगी। बाकी यहीं पे वेट कर रहा था मैं ट्रेन का। फाइनली अब जाके थोड़ी राहत मिली। तो ये है ट्रेन का दूसरा हॉल्ट यानी कि रफ़ीगंज। और जस्ट इस स्टेशन के बाद ना तो यहाँ से काफ़ी लोग ट्रेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ रफ़ीगंज की ना, तो वो दिन था 10 सितंबर 2002 जब हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस डिरेल हुई थी रफ़ीगंज के पास में ही, जो आगे रिवर है धावी रिवर, वहाँ पे डिरेल हुई थी। और वहाँ पे करीब 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और मैं वो नदी आपको दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ पर वो नदी कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। उस टाइम पे मॉनसून होता है, मतलब सितंबर के महीने में आराम से बारिश हो रही होती है, तो रिवर भी काफ़ी अपने अच्छे फ्लो पे थी। फ़िलहाल तो अभी सूखी होगी लेकिन उस टाइम भी काफ़ी फ्लो में थी। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत लोग जो है वो डूब करके अपनी जान गंवा दिए थे। और शायद इतनी जानें जो है वो नहीं आती, लेकिन नदी में डूबने के कारण से बहुत लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। फ़िलहाल मैं आपको नदी दिखाता हूँ। चलो अब डिपार्चर का संकेत भी हो गया और कोशिश करता हूँ कि आपको नदी में दिखाता हूँ वो। वैसे आपने देखा जो धवी रिवर थी वो इतनी गहरी नहीं थी, बिल्कुल शैलो थी। और तो ये आपने देखा धावी रिवर, और रिवर बिल्कुल ही शैलो थी, मतलब इतना पानी नहीं था रिवर में। लेकिन सितंबर के महीने में जब मानसून अपने पीक में होता है तो पानी अच्छा खासा होता है नदी में। और कहते हैं कि टोटल 15 डब्बे उस राजधानी एक्सप्रेस के डिरेल हुए थे, जिसमें से 2 डब्बे जो थे वो सीधा नदी में जाकर गिर चुके थे। और ऐसा कहते हैं कि करीब 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और मैक्सिमम जानें जो थी वो नदी में गिरने से हुई थी। और ट्रेन में पेंट्री कार भी है, जिस कारण से आज तो खाना इसका रिव्यू करूँगा ही मैं। और पहले कटलेट जो है वो मैंने ले लिया है, तो फिलहाल इसको ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि महाबोधि एक्सप्रेस के पेंट्री कार में आपको कटलेट कैसा मिलता है। तो ये इस ट्रेन का ब्रेड कटलेट देखो आप, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, मतलब ठीक ठाक टेक्सचर इसका दिख रहा है मुझे। टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका, तो नॉट बैड। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महाबोधि एक्सप्रेस का कटलेट जो है वो इतना अच्छा होगा। अगर मुझे इसको रेटिंग देनी हो तो मैं इसको 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस महाबोधि एक्सप्रेस का कटलेट। अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, अब इस ट्रेन का मैं डिनर भी करने वाला हूँ और उसका रिव्यू भी करने वाला हूँ कि महाबोधि एक्सप्रेस का डिनर जो है वो कैसा होता है, इसका पेंट्री कार कैसा है। दिन में बैठना पड़ेगा, रात में सोना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, माता जी जो है वो उठने का नाम ले थी और तब इनको बताया गया कि नहीं, दिन के वक्त में आपको बैठना पड़ेगा, रात के वक्त ना सो सकती हैं। तो वो मान नहीं रही थी। कह रहे हैं कि नहीं हम उठेंगे, आपका सीट खरीद लिए हैं, ऐसा वैसा। हमने कहा अभी सोने का टाइम नहीं है हमारा। ऐसे गर्मी बहुत है और फिलहाल पहुंच रहे हैं सासाराम जंक्शन। स्टेशन की हालत देखो, फिलहाल तो भी लग रहा है कि काम चल रहा है स्टेशन पे। तो ये है सासाराम जंक्शन। और अगर मैं बात करूँ मैं सासाराम की, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है आरा की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी बात करूँ अगर सासाराम की, तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। बात करूँ अगर सूर्यवंश के शासक की यानी कि शेर शाह सूरी की, तो उनका जन्मस्थल भी यहीं पे था और यहीं पे उनका मकबरा बना हुआ है। और मैंने सुना है कि सासाराम जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया झीलें जो है वो देखने को मिलेंगी, वाटरफॉल जो है वो देखने को मिलेंगे। अब एक्सप्लोर तो करना है धीरे धीरे हर चीज़। बाकी हाँ, सासाराम ज़रूर से मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। बाकी जो लोग यहाँ से हो उनको मेरा हाय हेलो नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप रहते हो। पर हाँ, गर्मी तो ऑल ओवर इंडिया है और यहाँ भी गर्मी काफ़ी है।
पूरे नॉर्थ में अभी भीषण गर्मी जो है वो चल रही है। बाकी अगर बात करो स्टेशन की, तो स्टेशन का जो इनिशियल इम्प्रेशन है बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन लग रहा है मुझे। तो ट्रेन सासाराम से काफ़ी भर गई थी और फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है भभुआ रोड रेलवे स्टेशन। बनारस से चलकर विशाखापट्टनम ये है भभुआ रेलवे स्टेशन और यहाँ हम पहुँचे हैं करीब 5:25 पे। हालांकि शेड्यूल टाइम जो था वो 4:10 का था, पर अब देखो कैसे हम कवर करते हैं, बस ये देखना बाकी है। अच्छा, यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन करीब 45 किलोमीटर की दूरी पे है और अभी वक्त हो रहा है 5:26। हालांकि वैसे ट्रेन 6:30 पहुँचती, लेकिन अगर ट्रेन 6 बजे तक पहुंच जाती है, यानी कि आधे घंटे में अगर 45 किलोमीटर कवर कर लेती है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और फिर वहाँ ट्रेन करीब 40 मिनट के डिले के साथ पहुंचेगी और इतना डिले जो है वो नॉर्मल चलता है, फिर ट्रेन आगे कवर अप कर लेती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि हमारा आगमन डीडीयू में कब होता है। चलिए, डिपार्चर भी हो गया 5:27 पे, तो बहुत देर ट्रेन यहाँ पर रुकी नहीं और ऑलमोस्ट सनसेट अभी तो नहीं हो रहा है, मतलब सनसेट अभी होने में काफ़ी टाइम है और गर्मी बहुत है बाहर। तो शाम के 5 बजे का वक्त हुआ है और अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा है। अगर मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊं तो ये देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, 45 डिग्री, 45 डिग्री शाम को 5:30 बजे। आप सोच सकते हो कितनी गर्म हवा जो है वो चल रही होगी। तो फिलहाल शाम के 5:45 का वक्त हो रहा है और फिलहाल अभी सैयद राजा जो है वो हम स्किप कर रहे हैं और करम नासा हमने क्रॉस कर लिया। इसका मतलब ये है कि अब हम यूपी में एंटर हो चुके हैं बिहार से और हमारी जर्नी जो है वो यूपी में होगी और काफ़ी बढ़िया कवर किया ट्रेन ने फिलहाल अभी तक तो। और 6:45 हो रहा है, सैयद राजा पहुँच चुके हैं और बहुत जल्दी अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो DTU भी पहुँच जाएंगे। ये कौन सी गाड़ी है? जम्मू तवी पटना जम्मू तवी, अर्चना एक्सप्रेस। मुगल सराय गुड्स मार्शलिंग यार्ड एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड है ये। यहाँ पे बहुत सारे जो वैगन्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है, तो ये सब काम जो है वो यहाँ पे बहुत होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। बहुत सारी जो मालगाड़ियाँ वो यहाँ से बन के निकलती हैं, इसलिए आपको इतनी सारी मालगाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो वक्त हो रहा है शाम के 6:07 और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे और सामने से किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। ये है अमृतसर मेल, अमृतसर हावड़ा। ये ट्रेन भी बहुत जैम पैक रहती है, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है ये। तो ये रहा जनरल क्लास और आप देखो भीड़, ऐसे ही नहीं, ये डिमांडिंग गाड़ी है। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? पटना कोटा एक्सप्रेस, मतलब कोटा पटना एक्सप्रेस। ये भी बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी है। तो वक्त हो रहा है 6:10 का और फाइनली पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम था मुगल सराय। हालांकि यहाँ पहुंचने का जो सही टाइम था वो था 5:10 का,
पर यहाँ आते आते ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे देरी से यहाँ पहुँच रही है। मैंने सोचा था कि अगर ट्रेन यहाँ पे 6 बजे पहुँचती है तो अच्छा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 6:10 पे पहुँचे हम। अब यहाँ से ट्रेन कितना ज़्यादा मेकअप करती है, कितना ज़्यादा रिकवर करती है, वो देखने वाली बात होगी। अगर बात करूँ मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन, जैसे हम आ रहे हैं यानी कि गया की लाइन, एक लाइन यहाँ से निकलती है पटना की तरफ जो मैंने आपको दिखाया, और एक लाइन यहाँ से निकलती है काशी होते हुए बनारस की तरफ, और एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं यानी कि चुनार होते हुए विंध्याचल और प्रयागराज चौकी। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे अगर बात करूँ रेडियो में खाना तो आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है ठीक ठाक, लेकिन हाँ यहाँ पे फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं। तो फ्रूट्स आप यहाँ पे पूरा थ्रू आउट द सीज़न आपको मिलेगा, कोई ना कोई फ्रूट जो भी सीज़न में मिलता है वो यहाँ आपको फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज़ खाना तो मैं यहाँ का रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। अब ये चिंता तो लगी रहेगी कि हमारी ट्रेन जो है वो अगले स्टेशन पे कितनी देर में पहुँचती है। अब ये आजकल ना ये WAG9 जो है वो पैसेंजर ट्रेनों को बहुत खींच रहा है, और ये तो प्योर ICF लग रहा है मुझे। कौन सी ट्रेन है ये है ये वही ट्रेन है जिसमें मैंने यात्रा की थी, और ये बिल्कुल बिल्कुल प्योर ICF है। इसमें एक भी आपको उत्कृष्ट रेक्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। एक और WAG9 के साथ किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है, तो ये है दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल। यार इसमें भी बिल्कुल जो प्योर ICF कोचेज़ हैं वो दिख रहे हैं मुझे, एक भी इसमें उत्कृष्ट रेक्स जो है वो देखने को नहीं मिला अभी तक। दो उत्कृष्ट रेक्स देखने को मिल गए, प्योर तो नहीं है ये। और ये कौन सी ट्रेन है बिना नाम की, इसके साथ बिल्कुल पैरेलल में अपना डिपार्चर हो रहा है। मेरे ख्याल से कोई स्पेशल ट्रेन ही होगी, अदरवाइज़ नाम यहाँ पे लिखा होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी गाड़ी है ये, गया आनंद विहार स्पेशल। तो बस पैदल सिर्फ यहीं तक ही था। अब ये ट्रेन यहाँ रुकेगी और हमारी ट्रेन आगे बढ़ेगी। और ये लाइन निकल जाएगी वाराणसी की तरफ, यानी कि व्यासनगर काशी होते हुए। अच्छा, DDU से डिपार्चर के बाद मैंने ट्रेन का पनीर पकौड़ा जो है वो लिया। हालांकि अभी मैंने ट्राई कर लिया था, थोड़ा सा ऑयली है, बहुत ऑयली है ये। कुछ ऐसा इनका पनीर पकौड़ा ठीक है, टेस्ट अच्छा है पर बहुत ऑयली है, तो मैं तो सिर्फ यही खाने वाला हूँ। और हमने ओवरटेक किया ट्रेन नंबर 01410 दानापुर LTT स्पेशल, जो कि करीब 4 घंटे लेट चल रही है। और ट्रेन की साफ़ सफाई तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और मिर्ज़ापुर का स्क्रिप्ट ऐसे ही था, दोनों तरफ गुड ट्रेन खड़ी थी। पर विंध्याचल के डिपार्चर के बाद ट्रेन ने प्रयागराज चौकी और नैनी जंक्शन को क्या स्किप किया, और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बिल्कुल बढ़िया हवा चल रही है अभी तो।
और ब्रिज पे भी ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हुई और बहुत ही बढ़िया कवर किया ट्रेन ने यहाँ पे। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था शाम के 7:30 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे की देरी से पहुंची है, करीब 8:30 बजे। और अगर मैं बोलूँ कि ट्रेन ने कवर किया है तो शायद कवर तो नहीं किया, लेकिन हाँ ट्रेन ठीक ठाक रफ्तार में आई, बहुत कम रुकी ट्रेन। और आपने नैनी और प्रयागराज छक्की का स्किप जो वो तो देखा ही, कितना ज़बरदस्त कितना बढ़िया था वो। हालांकि अब यहाँ से ट्रेन का कवर करने का जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब यही जो 1 घंटे का मार्जिन अगर वो भी बना के रखे ट्रेन ना, तो भी आराम से मेरी ट्रेन मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अगर अभी बात करूँ जर्नी की, तो महाबोधि ने बिल्कुल निराश नहीं किया है। खाने की बात करूँ, फ़िलहाल डिनर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो भी मैंने यहाँ पे खाना खाया सब कुछ बहुत बढ़िया था। ट्रेन की साफ़ सफाई जो है वो रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और कोचेज़ की हालत भी काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरी लग रही है ट्रेन। तो हाँ, पहला इंप्रेशन क्या मेरे ख्याल से ये एक तरह से बोला जाए तो हाँ बिल्कुल अच्छा ही इंप्रेशन आया है इस ट्रेन का। और प्रायोरिटी भी काफ़ी मिलती है इस रूट पे। हालांकि कोई ट्रेनें हैं नहीं जो इसको ओवरटेक करें, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो बहुत ही प्रायोरिटी से बहुत अच्छे से ट्रेन आई है, बिना कहीं रुके, बिना कहीं ज़्यादा देर रुके। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। अब देखना ये है कि यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो कैसे कवर करती है। 10 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकी और डिपार्चर हो गया यहाँ से, तो बहुत देर ट्रेन यहाँ पर रुकी नहीं। एक चीज़ तो है कि जो साइड पर बर्थ है ना, मुझे जमती नहीं है, मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि देखो एक तो हेड स्पेस बहुत कम होता है, और अगर आप थोड़े से लंबे हो ना तो पैर भी ठीक से इस पर आते नहीं है, तो ये तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे। बाकी कोई नहीं, सिर्फ रात की बात है, सुबह पहुंच जाएंगे हम नई दिल्ली, तो बहुत देर तक सफ़र नहीं करना इसमें। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैंने अपना खाना जो है वो मंगवाया था, और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगी मुझे? ये देखो, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी मुझे कि खाना तो मिला ही, पर खाने के साथ ये जो बिल है ना वो भी मिला मुझे। 180 रुपये की थाली जो है ये मुझे मिली है, और यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। देखो MS वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स और वेज मील विद करी, पनीर करी 180 रुपीज़, और ट्रेन का नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेन का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ सही लगी। और देखो ये 180 की थाली में क्या मिलता है, पनीर की सब्ज़ी मिल जाती है, एक मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल ड्राई वेज है, दाल है, एक मिष्ठान है, और राइस तो रहेगा ही, और चपाती जो है वो कुछ ऐसे मिल जाती है। उतनी अच्छी बोल तो लगी नहीं मुझे, मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा मीठा मीठा फील हो रहा है, और वैसे भी शायद मुझे जो पनीर में अगर कुछ मीठा हो जाए ना तो वो पसंद नहीं आता मुझे, तो शायद वो अपना अलग टेस्ट पर सबका होता है। पर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है, पर थोड़ा मीठा लग रहा है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। ये सब्ज़ी जो है ना, मतलब नॉर्मल सोयाबीन आलू सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इन कम्पेयर टू पनीर थोड़ी सी मुझे मीठी लग रही है, बाकी ये बिल्कुल अच्छी लगी मुझे, बहुत बढ़िया लगी है। और बहुत लोग चावल करते हो तो बिना दाल चावल के खाना जो होता नहीं है। दाल सच में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया तड़का जो है वो मारा गया, और बिल्कुल गाढ़ी दाल है, कोई ऐसी पानी वानी कुछ नहीं इसमें, बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल अगर मैं डिनर की बात करूँ तो ट्रेन का डिनर जो है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। चलो डिनर जो है वो फिनिश करता हूँ मैं। तो फिलहाल रात के 11 बजने वाले हैं, और मैं थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि ट्रेन बहुत रुक रही थी। मतलब प्रयागराज से निकलने के बाद ट्रेन बहुत रुकी, उसके बाद लगा कि ट्रेन शायद और लेट पहुंचेगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन उसके बाद से बिल्कुल कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में चल रही है। आप स्पीडोमीटर देखो आप, और लगातार 40 मिनट ट्रेन भाग रही है। और ऐसा हुआ कि करीब 11:40 पे हम पहुंचने वाले थे कानपुर, पर अब मुझे लगता है कि शायद 11:10 या 15 मिनट पहुंच जाएंगे। तो ट्रेन ने काफ़ी बढ़िया कवर किया। हालांकि डिले जो है उतना ही है, मतलब 1 घंटे का ही रहने वाला है, लेकिन एक बात की जो डिले है वो 1 घंटे 34 मिनट का हो गया था। तो फिलहाल तो थोड़ा बहुत कवरअप हुआ है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर के जस्ट पहले रुकी हुई है। मेरे ख्याल से ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो आगे चल रही थी। मेरे ख्याल से जब तक वो प्लेटफॉर्म खाली नहीं करेगी तब तक हमारी ट्रेन को एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ना अब ऐसा लग रहा है कि एक एक मिनट जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। बाकी चलो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे अराइवल जो है वो कब होता है, वेट करता हूँ। और ब्रह्मपुत्र मेल मेरे ख्याल से आगे चल रही थी, शायद उसी ने प्लेटफॉर्म जो है वो ऑक्यूपाई किया होगा। और वैसे भी कानपुर सेंट्रल की हालत रही है,
वो जल्दी ट्रेनों को लेता नहीं है। प्रयागराज तो ले लिया था, लेकिन कानपुर जो है वो थोड़ा रुला रहा है। इस बार तो डीडीयू और प्रयागराज दोनों ने मतलब रुलाया नहीं, बिल्कुल स्मूथ अराइवल जो है वो ऑन स्टेशन पे। कानपुर सेंट्रल में थोड़ी दिक्कत जो है वो हो रही है अभी। संपूर्ण क्रांति और इधर लखनऊ लाइन से भी किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। अच्छा, बात करूँ कानपुर की, तो कानपुर ने तो रुला दिया, 20 मिनट तक बाहर रखा और मुझे लगा कि शायद 11:10 तक हम पहुंच जाएंगे, पर 11:30 हो चुके हैं। और ये है दरभंगा नई दिल्ली। पूर्वा एक्सप्रेस, इसके जनरल क्लास में आप भीड़ देखो, लोग अभी भी बाहर खड़े वेट कर रहे हैं अंदर घुसने के लिए। तो चलो, वक्त हो चुका है 11:34 और फाइनली पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वैसे 1 घंटे ट्रेन यहाँ लेट पहुंची, 1 घंटे 10 मिनट ट्रेन यहाँ लेट पहुंची है। मुझे लगा था कि शायद हम कवर अप कर लेंगे यहाँ पे, पर ऐसा हुआ नहीं। कानपुर सेंट्रल ने थोड़ा रुला दिया, बाहर हमें इंतज़ार करवा दिया काफ़ी, जिस कारण से थोड़ा और लेट हो गए हम। अच्छा, अब यहाँ से कहानी ये है कि अगर हमारी ट्रेन यहाँ से देखो नॉन स्टॉप करीब 308 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है अलीगढ़ तक, और अगर ये जर्नी हमने 3 घंटे पूरी कर ली फिर तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा मुश्किल ज़रूर से है। बाकी उसके बाद से अलीगढ़ से नई दिल्ली का जो रास्ता है वो करीब 130 किलोमीटर का है, और इस 130 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को करीब 2.5 घंटे का समय जो है वो दिया गया है। तो मेरे ख्याल से उस डिस्टेंस को आराम से 2 घंटे में कवर अप कर सकते हैं। अब ये सब कहानियाँ हैं, पता नहीं कैसे सब सच होंगी, कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि यहाँ से डिपार्चर जल्दी से हो जाए और उसके बाद से हम जल्दी से दिल्ली पहुँच जाए फ़िलहाल। और ये है सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस, जिसका अराइवल हो रहा है। और जनरल में चढ़ने के लिए इतनी भीड़। अंकुर वर्मा, थैंक यू सो मच। आप कहाँ जा रहे हो? मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ। अलीगढ़, इसी वाली ट्रेन से? इसी वाली ट्रेन। चलो, आपको हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच आपको मिलने के भी, लिए। आपको भी। अच्छा लगा आप लोग मिलते हो तो, ठीक है। धन्यवाद। अभी देखे बहुत दिन से आपको वीडियो देखे, कभी मिले नहीं आप, लेकिन आज देखिए। चलो फाइनली आज मिल गया, अच्छा लगा हमें मिल बहुत करके। अच्छा, बहुत थैंक यू सो अच्छा। मच भाई। थैंक यू भैया। 11:47 पे यहाँ से डिपार्चर हुआ, थोड़ा लेट डिपार्चर हुआ, करीब 70 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। सूबेदारगंज देहरादून का भी डिपार्चर हो चुका है। चलिए, अपना डिपार्चर हो गया और साथ ही साथ सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस भी हमारे साथ चल रही है, और ये ट्रेन अभी रुक जाएगी और हमारी ट्रेन को प्रायोरिटी मिलने वाली है। और ये चीज़ देख करके मन बिल्कुल भर गया मेरा। चलिए, कानपुर से निकलने के बाद मैं सोने चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रेन को ट्रैक करूँगा तो स्ट्रेस होगा और फिर सोना सही लगा, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी दूसरी ट्रेन है। और सुबह जब नींद खुली तो ट्रेन गाज़ियाबाद पहुँच रही थी, और ये है श्रमजीवी एक्सप्रेस। और बात करें टाइम की तो फ़िलहाल वक्त हो रहा है सुबह के 4:30 बजे का, तो काफ़ी टाइम है और काफ़ी अच्छा कवर किया ट्रेन ने यहाँ पे। बस ट्रेन बीच में कहीं ना रुके तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी ट्रेन गाज़ियाबाद से निकलते ही साहिबाबाद भी स्किप किया, पर उसके बाद किसने चेन पुलिंग कर दी और सब कुछ बदल गया। पता नहीं, हमारी ट्रेन यहाँ पे बहुत देर से खड़ी है और ये गलत संकेत हो सकते हैं थोड़े से। सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, मेरे ख्याल से श्रमजीवी होगी। एक्चुअल में यहाँ पे ना चेन पुलिंग हुई है, चेन पुलिंग कारण से ट्रेन यहाँ पे रुकी है। ये बहुत गलत चीज़ है कि चेन पुलिंग जो है वो होती है इंडियन रेलवेज़ में आए दिन। मतलब इससे कई सारी ट्रेनें लेट होती हैं, कई लोग अपने मंजिल पे टाइम से नहीं पहुंच पाते। मतलब कुछ समझ रहे हो ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बहुत गलत होती हैं। इंडियन रेलवेज़ को ये चेन पुलिंग वाला सिस्टम ना बिल्कुल वंदे भारत का करना चाहिए कि आप सीधे ड्राइवर से बात करो, और अगर आपको रुकवाना है, कुछ इमरजेंसी है तो ही आप रुकवाओ। ये चेन पुलिंग वाला सिस्टम इंडियन रेलवेज़ को अब मेरे ख्याल से ख़त्म कर देना चाहिए। सीधे वार्तालाप हो, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो ड्राइवर के साथ, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कुछ हो तो।
जस्ट ट्रेन साहिबाबाद से निकल रही थी और चेन पुलिंग किसी ने कर दी, और इस चेन पुलिंग में ना करीब 20 मिनट जो है वो वेस्ट हो गए अपने यहाँ पे। अभी वक्त होने वाला है 5 बजने वाले हैं और मेरी ट्रेन जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ पहुँचने के लिए भी टाइम चाहिए होगा मुझे। अब ये चेन पुलिंग कारण से नुकसान जो है वो तो होता ही है। और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, और आपको याद होगा जब हम गुरारू रेलवे स्टेशन पे थे तो ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस वहाँ से निकली थी और पहुँच चुकी है यहाँ पे। वैसे हमारी ट्रेन इसको ओवरटेक करती अगर टाइम से निकलती तो, और ये तो दिल्ली पहुँच करके इसका शंटिंग भी हो रहा है। अब तो हर एक यार्ड में जा रहे हैं अब। चलो ये चीज़ बढ़िया हुई कि शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन बहुत देर रुकी नहीं। फ़िलहाल वक्त हो रहा है 5:17 और अराइवल होने वाला अपना नई दिल्ली पे। तो जैसे ही स्टेशन पहुंचता हूं तुरंत उतरता हूं और जल्दी से ऑटो लेकर के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ कूच करता हूं। तो नई दिल्ली में अपना ब्लॉग ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पहुँचना था मुझे और जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचा हूँ मैं। तो बस इस ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। ये है खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी में था मैं। बाकी हाँ, महाबोधि की जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी। मतलब ट्रेन तो बहुत ऐसे चली, अच्छा कवर किया उसने। लेकिन हाँ, गाज़ियाबाद आते आते ना उसके बाद से जो चेन पुलिंग हुई, फिर थोड़ा सा ट्रेन वहाँ पर डिले हुई तो वो थोड़ा ख़राब हो गया, वहाँ पर टाइम वेस्ट हो गया। अदरवाइज़ ट्रेन आराम से मेरे ख्याल से 4:30 पहुँच जाती अगर चेन पुलिंग वगैरह नहीं होती तो सोचो जो ट्रेन करीब 1 घंटे 40 मिनट लेट चल रही थी उसने इतना अच्छा कवर किया। और रात के वक्त में ना कानपुर के बाद मुझे लगा कि शायद हम 5:30 पहुँचेंगे और लेट हो जाएगा, 6 बजे पहुँचेंगे। लेकिन क्या चली है गाड़ी। मेरे ख्याल से जो भी 453 या 50 किलोमीटर की जर्नी होती है कानपुर से नई दिल्ली के बीच में, उस जर्नी को इस ट्रेन ने अराउंड 4 घंटे 50 मिनट में कवर किया है। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत प्रायोरिटी में ट्रेन चली है। देखो इतना दौड़ के यहाँ पसीना आ रहा है। बाकी चलो, ओवरऑल जर्नी महाबोधि की बहुत ही अच्छी थी। सब चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी गाड़ी है गया से दिल्ली के बीच में और इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। अब समझ में आया ये चीज़। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। ये वाला व्लॉग आपने पहले ही देख लिया होगा तो ये आप बाद में देख रहे हो, पर आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, कि क्या पार्ट जर्नी का कौन सा पार्ट आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगा। और मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और खजुराहो पहुंचने के बाद वहां से मुझे एक ट्रेन लेनी थी, पर वो व्लॉग मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है जहां मैं अपने खजुराहो से सतना की जर्नी दिखाई है। बस में सफ़र किया मैंने। बाकी अगर वो आपको देखना है वीडियो तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आपको यहाँ भी उसका लिंक दिख रहा होगा तो वो व्लॉग ज़रूर से आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।